हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री से एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। वो टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है चित्र में, एक दृढ़ द्विपिरामिडीय अणु जिसकी दृढ़ रोटेटर या रिजिड रोटेटर माना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम नहीं, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिजिड रोटेटर क्या कह रहा है, किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी प्रभावित करती है तो ऐसा अणु रिजिड रोटेटर या दृढ़ रोटेटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सी है, ठीक है। और बोथ लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पर आर है, ठीक है। ये क्या है, आर है, मतलब कि ए से सी की दूरी क्या है, R1 है, और सी से बी की दूरी क्या है, R2 है, ठीक है। और डाई एटॉमिक मोलिकुल, और ये जो मोलिकुल है वो क्या है, दो मोलिकुल है इसमें डाई एटॉमिक मोलिकुल। तो इस एक का नाम है M1 और एक का नाम है M2। तो यहाँ पे M1 और M2 क्या है, डाई एटॉमिक मोलिकुल है, ठीक है। इतना समझ में। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है कि ऐसे सूक्ष्म तरंग सक्रिय द्विपरमाणु अणु को दृढ़ रोटेटर या रिजिड रोटेटर और दोनों भारों को M1 व M2 के बीच में लंबाई को छड़ या दृढ़ माना जा सकता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। यहाँ पे ए और ए बी क्या है, यहाँ पर दृढ़ रोटेटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो दोनों भारों का, इनका दोनों भार जो है वो M1 और M2 से हमने प्रदर्शित किया है, ठीक है। और इसके बीच में जो छड़ है, ठीक है, जो छड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, छड़ मान सकते हैं, लंबाई को छड़ मान सकते हैं। आया समझ में। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा M1 की जो आर दूरी है वो R1 से प्रदर्शित है, और जो M2 की जो दूरी है वो R2 से है, ठीक है। यानी M1 की दूरी R1 और M2 की दूरी R2। इतनी बताई समझ में। अब किसी M1 भार वाले कण या जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गुरुत्व केंद्रन से R1 दूरी पर स्थित है, M1 R2 इसकी ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी M1 भार वाले कण का जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गुरुत्व केंद्र से R1 दूरी पर है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, ठीक है। R1 इसकी ओर लिख सकते हैं। अब चूंकि द्विपरमाणु अणु में दो कण यानी परमाणु है, इसलिए इस संपूर्ण अणु का जड़त्व आघूर्ण I होगा, ठीक है। मतलब हम इसके बराबर I लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसका I होगा। अब जहाँ पर R1 और R2 क्रमशः परमाणु M1 और M2 के घूर्णन अक्ष गुरु केंद्र C पर दूर है, C से दूर है, तो समीकरण नंबर हम इस तरह से लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो I बराबर हम लिखेंगे M1 R1, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ना लिखकर हम, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा ये इसको इस तरह से न लिखकर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर न लिखकर हम यहाँ पर R1 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी M2 R2 और स्क्वायर न लगाकर हम R2 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट में करना है आपको, तो किसको करेंगे, इसको और इसको ब्रैकेट कर देंगे, इसको और इसको ब्रैकेट कर देंगे, ये R1 इधर और R2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिएगा M2 R2 R1 और M1 R1 R2, ठीक है। इसको इधर और ये मान यही रहेगा, ये मान यही रहेगा, ठीक है। अब I बराबर आप इसको लिखेंगे R2 R1, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा और M1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से R2 और R1 मतलब कि दोनों की दूरी आप इधर लिख लेंगे पहले, और यहाँ पर जो दोनों परमाणु जो है M1 और M2 इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इस पे R दूरी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूरी को आप R से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर इनकी दोनों की दूरी है नहीं, R1 और R2 है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R2 लिखेंगे यहाँ पर और R और R1, ठीक है। इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 5 से R2 का मान रखने पर, ठीक है, तो R2 का मान क्या है हमारे पास, इतना है R माइनस R1, ठीक है। तो M1 R1, ठीक है, बराबर M2 R2 है समीकरण नंबर 1 में। ये समीकरण नंबर 1 था, तो इसमें से आप यहाँ लिखेंगे, M2 भी यहाँ लिखेंगे, और R2 का मान क्या है हमारे पास, R माइनस R1।
अब यहाँ पर देखेंगे M1 R1 आपने लिख लिया। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे M2R और इधर आप लिख सकते हैं M2R1। ठीक है, तो इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा और इन दोनों के साथ इसका भी गुणा हो जाएगा, तब इस तरह से लिख सकते हैं। फिर M1 R1 आपने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा कि आपने M2 इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा R1 आपने ले लिया। R1 का मान मतलब कि R1 का मान लिखेंगे आप, तो M1 M2 यहाँ पर। ठीक है, M1 यहाँ से ले लिया, M2 यहाँ से। R को आप एक बार लिख सकते हैं और यहाँ पे बाद में M2R, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पर देखेंगे R1 को आपने यहाँ ले लिया और M2R और इसका माइनस में आ जाएगा, मतलब R1 का मान इतना आ जाएगा प्लस में और इसका आ जाएगा माइनस में। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। अब आगे के देखेंगे तो समीकरण नंबर 7 व 8 से R1 और R2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास है I बराबर R2 R1 M1 M2 M1। तो यहाँ पर देखिएगा I है, यहाँ पर M2 यहाँ पर लिखेंगे आप R1 का और R2 का मान। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का, और इधर आप M2 M1 करेंगे। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो M1 M2 लिख लिया आपने। ठीक है, M1 M2 शॉर्ट में और यहाँ पर प्लस में कर लिया, और ये यहाँ पर R2 आप लिख सकते हैं। इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 9। इनका गुणा इसके साथ हो जाएगा R2 के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन द्विपरमाणु अणु का समन्वित द्रव्यमान क्या है, यानी रिड्यूस्ड मास है पाई बराबर M1 M2 और यहाँ पर M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, इसलिए I बराबर आप क्या लिखेंगे म्यू R2। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 10। अब रोटेटर की गतिज ऊर्जा क्या है, E बराबर आप 1/2 M1 V1 इसकी ओर बराबर प्लस M/2 M2 V2 इसकी ओर। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण 11। अब जहाँ V1 और V2 द्रव्यमान M1 M2 के क्रमशः रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी की माना की घूर्णन करने वाले रिजिड रेडिएटर का केंद्रीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी VW है, और अणु के घूर्णन में R1 तथा R2 का मान स्थिर रहता है, इसलिए घूर्णन करने वाले अणु की गतिज ऊर्जा होगी E बराबर M/2 M1 V1 के बदले में आप लिखेंगे W स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आप मान लिख देंगे इनका। इसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं V स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा M1 R2, उसी तरह इधर भी M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर इसको लिखेंगे और इतना सारा ना लिखकर V स्क्वायर I लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 12। आगे देखेंगे, जहाँ I घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करने वाले अणु का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यांत्रिकी के अनुसार घूर्णन करने वाले अणु का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम निम्न से मिलता है। तो L बराबर IW आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोणीय वेग W से घूर्णन करने वाले अणु कोणीय संवेग H/2 पाई का समाकलन गुणांक होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं L बराबर J H/2 पाई। ठीक है, समीकरण नंबर हम 14। कोणीय संवेग क्वांटिटाइज होता है तथा निम्न व्यंजन से मिलता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से L बराबर करनी में J+1 मतलब कि यहाँ पर H/2 पाई, इसका नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 15। अब समीकरण 15 निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, किस तरह से, यहाँ से करनी हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ L स्क्वायर और सेम चीज़ लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी करनी लग जाएगी और यहाँ पर भी करनी लग जाएगी, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 13 समीकरण क्या था, L बराबर IW, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं L स्क्वायर और IV स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने 17। अब समीकरण 16 व 17 से I स्क्वायर W स्क्वायर बराबर J+1 H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 18। लेकिन आप इसको इस तरह से लिखेंगे E बराबर 1/2 IW स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 12 से W स्क्वायर अपॉन 2EI लिख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 19 से W स्क्वायर का मान समीकरण 18 में रखेंगे आप,
तो यहाँ पर देखिएगा आई स्क्वायर, ठीक है, डब्लू का मान क्या है यहाँ पर, मतलब कि डब्ल्यू स्क्वायर का मान क्या है 2E अपॉन आई है, इसको अपने यहाँ लिखा और सेम चीज़ यहाँ उतार देंगे आप, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ई जे बराबर एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और जे, और यहाँ पर जूल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जे के बराबर क्या हो सकता है, पर 0 1 2 3 4 हो सकता है कुछ भी, तो यहाँ पर एच क्या होगा प्लांक स्थिरांक, यहाँ पर आई क्या होगा जड़त्व गुण, और जे क्या है यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या है जिसका मान 0 और उसके ऊपर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 20 अणु की घूर्णन ऊर्जा के लिए है। तो दूसरे शब्दों में समीकरण 20 दर रोटेटर की क्वांटीकृत स्पीकृत घूर्णन ऊर्जा स्तरों यानी अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को निम्नरूपित करता है। समीकरण नंबर 20 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ई जे बराबर आप लिख सकते हैं बी जे प्लस 1 जूल। अब बी घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, इसके बदले मतलब बी के बदले में आप क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई है, ठीक है। अब समीकरण 20 में घूर्णन ऊर्जा या ऊर्जा स्तर को जूल में दर्शाया गया है। तो सूक्ष्म तथा स्पेक्ट्रम में घूर्णन ऊर्जा को तरंग संख्या में वेव नंबर या सेंटीमीटर -1 में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ई जे, यहाँ पर आप लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा एच सी वी, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ई जे अपॉन सी एच सी यहाँ पर व्यू, और ई जे समानुपाती होता है वी की, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 22। अतः समीकरण 20 को ऐसी पद में भाग दिया जाए तो घूर्णन ऊर्जा का मान सेंटीमीटर -1 इकाई में प्राप्त हो जाएगा। तो ई जे बराबर एच सी बराबर एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी एच जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1, या ई जे एच बराबर एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1, यानी ऊर्जा ई जे को एप्सिलॉन कहते हैं। जब ऊर्जा सेंटीमीटर -1 में व्यक्त की जाती है तो इपीलॉन के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ई जी अपॉन एच सी बराबर ई जे को घूर्णन पद भी कहते हैं। अब समीकरण नंबर 23 में जे बराबर इतना हो सकता है, ठीक है, यदि पूर्णांक सी प्रकाश का वेग कितना होगा 3 × 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आई जड़त्व आघूर्ण क्या है हमारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आर स्क्वायर। आगे देखते हैं। तथा जे बराबर घूर्णन क्वांटम संख्या है, तब तो 23 को समीकरण 23 को सामान्यतः निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ई जे बराबर बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1। आप इसको या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वी जे बराबर बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1। समीकरण नंबर 24। अब जहाँ बी बराबर एच अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर आई से, अब यहाँ पर ये देखिएगा ये लाइन दी गई है, तो ये क्या है एनर्जी लेवल दिया गया है, ठीक है। मतलब कि इसका इतना आ जाएगा 1 का 2 भी आएगा, 2 का 6 भी आएगा, 3 का 12 भी आएगा, इस तरह से ये लाइन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। तो समीकरण नंबर 21 और 24 में कोई अंतर नहीं सिवाय इसके कि पहले वाले में घूर्णन ऊर्जा जूल के बाद वाले घूर्णन ऊर्जा सेंटीमीटर माइनस में व्यक्त की, मतलब पहले जूल में आती थी, अब क्या में आ रहा है सेंटीमीटर -1 में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही समीकरण में घूर्णन ऊर्जा का परिकलन किया जा सकता है। इस समीकरण में जे के विभिन्न मान पूर्णांक में रखने पर रिजिड रोटेटर के लिए अन्य स्वीकृत घूर्णन स्तर परिकलित किए जा सकते हैं। अब उदाहरण माना कि जे बराबर 0 है, तो अब यहाँ पर देखिएगा उसको ये जो लाइन्स हैं मतलब कि वो किस तरह से आएगा। तो देन देखिए ई जी बराबर 0 है, तो बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पर आप करेंगे बी का गुणन 0 के साथ करेंगे, तो और यहाँ पे है जे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कर देंगे, जे का मान आपने क्या है 0 है, तो यहाँ पर जे के बदले में 0 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा ई जे बराबर 0, तो 0 का सेंटीमीटर 0 ही आएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जे बराबर 0 पर अणु घूर्णन नहीं करता है, ठीक है। अब माना कि जे बराबर 1 है, तो आपने ई जे बराबर 1 लिखा, बी जे, और ये आपने यहाँ पर उसका सूत्र लगा लिया। अब यहाँ पर बी गुणित A1 होगा, और यहाँ 1 + 1, ठीक है। जे के बदले में आप 1 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जे का मान क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 2 होगा, तो 2 सेंटीमीटर होगा। तो अर्थात जे बराबर 1 पर घूर्णक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 2b सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी प्रकार माना जा सकता है जे 2 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा आप 6 करेंगे तो 6b सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जे का 3 का 4 का 5 का इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो
यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कि 2 का 6 भी, 3 का 12 भी, इस तरह से आपको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये क्या करना है, यहाँ से आप जे का जितने भी आते हैं यहाँ पर, जितना भी आ जाएगा मतलब कि 3, 4, 5, 6 जितना भी आएगा, तो यहाँ पर आप पूर्णांक रखने पर इसको आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 का कितना आया, 6 आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2 का कितना आया, यहाँ पर 2 का कितना आया, 6 आएगा। वैसे ही आप 3 का निकालेंगे क्या ना 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा नहीं लिखकर आप कितना लिखेंगे मैं बता दे रही हूँ आपको, जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। तो ये तो आपको एक बेसिक था, आप इसको इतना समीकरण नंबर 10 तक लिखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, जब रिगिड रोटेटर एनर्जी लेवल पूछेगा तो सबसे पहले आपको रिगिड रोटेटर का इतना दे देना है, ठीक है, समीकरण नंबर 10। उसके बाद में अगर आपको एनर्जी लेवल पूछना है तो आप इन सबको छोड़कर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिएगा ईजी आपको कैसे है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको नहीं स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईजी जब आपको एनर्जी लेवल पूछेगा तो देखिएगा 1 का 2 भी आएगा, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ से इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कहाँ से, यानी समीकरण नंबर 24 से 23 एंड हो जाएगा आपका, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा और ये लास्ट यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको एनर्जी लेवल पूछेगा तो वहाँ से आप ऑलरेडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप शेयर कर दूँगी। थैंक यू।